मॉर्निंग एवरीवन। मैं अशोक शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल इंडिया क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम जो है टॉपिक पढ़ रहे हैं 10वीं कक्षा का भूगोल का पहला लेसन संसाधन और उसका विकास। अब तक हमने पहला पार्ट में हमने पढ़ा था संसाधन क्या है, संसाधन कितने प्रकार के हैं, संसाधनों का वर्गीकरण हमने पढ़ा था और संसाधनों का किस प्रकार से ह्रास हो रहा है या उनमें कमी आ रही है। और फिर हमने पढ़ा था संसाधनों का जो है किस प्रकार से संरक्षण किया जा सकता है। आज का हम जो टॉपिक है वो पढ़ते हैं पृथ्वी सम्मेलन। उसी समय 1992 में लगभग पूरे विश्व के सभी देशों ने जब अत्यधिक जो संसाधनों का या पृथ्वी में जो पाए जाने वाले जो खनिजों का जो है ज़्यादा हमने उपयोग किया तो कुछ समस्याएं भी आगे खड़ी हो गई। इसके समाधान के लिए सभी देश जो हैं एक ब्राज़ील के एक शहर में जिसका नाम है रियो डी जेनेरो में इकट्ठे हुए और वहाँ पर जो है अपने अपने विचार दिए किस प्रकार से हम जो है संसाधनों को बचा के रख सकते हैं या हम उनके समस्याओं का समाधान के तरीके बताएं। और ये हम पढ़ते हैं पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। यह सम्मेलन जून 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में हुआ था। ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरो, जो कि वहाँ पर विश्व के सभी देश जून 1992 में इकट्ठे हुए थे। इन सभी जो इकट्ठे हुए थे सभी देश, इनका उद्देश्य था पर्यावरण का संरक्षण, यानी कि हम पर्यावरण को किस प्रकार से बचाएं तथा सामाजिक और आर्थिक विकास की समस्या का हल ढूंढना। जो हमारी समाज में प्रत्येक देश में जो सामाजिक और आर्थिक विकास की समस्या जो खड़ी हो गई थी, यानी कि अमीर अमीर हो गए थे और गरीब गरीब हो गए थे, तो इन सब की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए जो है उनका उद्देश्य था। पूरे विश्व के नेता 21 बातों पर सहमत हुए, यानी कि पूरे संसार के नेताओं ने 21 बातों पर अपनी सहमति जताई, जिसके कारण से इसे एजेंडा 21 भी कहा जाता है, जो कि हम सभी एक बात पर सहमत हो गए थे। ठीक है, और इसको जो है एजेंडा 21 भी कहा जाता है। 21 एजेंडे को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED द्वारा स्वीकृत भी किया गया, यानी कि संयुक्त राष्ट्र का जो राष्ट्रीय पर्यावरण और विकास सम्मेलन है उसमें उस संस्था के द्वारा 21 एजेंडे को जो है स्वीकार किया गया और उसे जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसको प्रस्तावित किया गया। अब हम पढ़ेंगे संसाधनों में नियोजन, कि संसाधनों का हम किस प्रकार से जो है नियोजन यानी सावधानीपूर्वक उसका बंटवारा करके उसका उपयोग कर सकते हैं। तो पहले पढ़ते हैं प्रत्येक देश में संसाधनों में विविधता पाई जाती है, यानी कि संसार के सभी देशों में ऐसा कोई देश नहीं है जहां संसाधन समान रूप से पाए जाते हैं। सभी देशों में संसाधन जो है विविधता पाई जाती है, कहीं कहीं पर कम तो कहीं पर ज़्यादा तो कहीं पर है ही नहीं संसाधन। तो कहीं संसाधन ज़्यादा तो कहीं कम पाए जाते हैं। खनिज तथा कोयला भारत में झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ही पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन तथा राजस्थान में सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा के स्रोत हैं। अरुणाचल प्रदेश हमारा जो पूर्वी हिस्सा पूर्वी देशों में है, पूर्वी राज्यों में हमारे, वहाँ पर जो है जल संसाधन की अपार संभावनाएं हैं और बहुत ज़्यादा जल पाया जाता है। लेकिन अगर बात करें राजस्थान में जल तो नहीं होता, लेकिन सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के विशाल स्रोत हैं। देश के संतुलित विकास के लिए संसाधनों का नियोजन या नियोजित बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर संसाधनों का इस प्रकार से अगर नियोजित किया जाए, सही तरीके से अगर नियोजित किया जाए, तो हमारे सभी देशों का विकास जो है संतुलित यानी कि समान रूप से किया जा सकता है। अगर हमने संसाधनों के द्वारा अगर असंतुलित ढंग से अगर उनका उपयोग किया तो किसी एक देश को जो है संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। कहीं पर ज़्यादा तो कहीं पर कम विकास होने की संभावना रहती है और वहाँ के लोगों में अब
अपने देश के प्रति ही जो है हीन भावनाएं हो सकती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सभी देशों को चाहिए कि संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि ताकि सभी देश के सभी हिस्सों में उसका विकास जो है समान रूप से पहुंच पाए, और उसको जो है संतुलित विकास कहा जाता है। संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। अगर मैंने अभी बात हमने पहले टॉपिक में पढ़ा था, अगर संसाधन अगर जल्दी ख़त्म हो गए, कुछ संसाधन तो ऐसे हैं जिनकी पूर्ति करना बहुत ही मुश्किल है, यानी कि लाखों वर्ष गुजर जाते हैं उनको बनने में। इसलिए ज़रूरी है कि संसाधनों का संरक्षण किया जाए ताकि भविष्य की पीढ़ी के लिए बचा के रखा जा सकता है। जो आने वाली पीढ़ी है वो उन चीज़ों का जो है अच्छी तरह से प्रयोग कर सके, वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इसलिए हमें संसाधनों का संरक्षण बहुत ही ज़रूरी है। अगला जो टॉपिक है वो है भू संसाधन। भूमि एक किस प्रकार से संसाधन है? भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। हमने पहले पढ़ा था कि भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। भूमि को बनाने के लिए मानव की कोई भी क्रिया शामिल नहीं है, बल्कि वो प्रकृति के द्वारा अपने आप बन जाती है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही होती हैं। जो हमारी वनस्पति पाई जाती है, वन्य जीव जो रहते हैं अलग अलग प्रकार के, मानव जिस प्रकार से अपना जीवन जीता, किस प्रकार से अपना घर, खेती या अन्य प्रकार से अपना जीवन क्रियाएं करता है, और आर्थिक क्रियाएं, परिवहन और संचार, ये सभी हम जो है भूमि पर ही करते हैं। भारत में भूमि विभिन्न प्रकार की पाई जाती है। अगर बात करें तो भारत में भू आकृति अलग अलग प्रकार की, जैसे मैदान 43% पर है, पर्वत जो हैं 30% पर हैं, और जबकि पठार 27% भाग पे जो है पठार पाए जाते हैं। हमारे मैदान भारत में 43% हैं, पर्वत 30% हैं, पठार 27% भाग पे हैं। इस प्रकार से अगर बात किया जाए तो हमारी भूमि जो है अलग अलग प्रकार की भू आकृतियाँ हैं। इस प्रकार से हमने जो है हमारी भूमि का किस प्रकार से बंटवारा किया जाता है कि भारत में विभिन्न आकृतियाँ भूमि की पाई जाती है। पठार के रूप में, भूमि समतल भूमि के रूप में, पर्वतों के रूप में, या अन्य प्रकार से जो है हमारी भूमि पाई जाती है। अब जो हम अगला टॉपिक जो हमारा भूमि का उपयोग पढ़ेंगे कि हम भूमि का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। पहला है वन लगाने में। हम भूमि का प्रयोग जो है उपयोग या प्रयोग हम वन लगाते हैं। अलग अलग भागों में हमने जो है वन लगाए हैं। दूसरा, कृषि करने में हम मनुष्य जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलग अलग प्रकार की खेती बाड़ी करता है, जिसे जो है कार्य करता है। तीसरा है गैर कृषि कार्य। भूमि का उपयोग हम जो है गैर कृषि कार्य, जैसे हमारे इमारतें बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, उद्योग बनाने के लिए, या अन्य प्रकार से आर्थिक जो गैर कृषि कार्य हैं उनको पूरा करने के लिए हम भूमि का उपयोग करते हैं। और 4 है बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि। ऐसी भूमि जो बंजर है और जो कृषि योग्य भूमि नहीं है, इस प्रकार से हम जो है उसे ऊबड़ खाबड़िया जो है रेतीली भूमि के नाम से जानते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा भारत में भू उपयोग प्रारूप। भारत में भूमि का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है उसका प्रारूप जो है तैयार किया गया सरकार के द्वारा, उसको पढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत का अगर क्षेत्रफल बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लेकिन भारत के 93% भाग के ही आंकड़े उपलब्ध हैं, यानी कि संपूर्ण भाग के भी हमारे पास, सरकार के पास आंकड़े जो है उपलब्ध नहीं हैं। क्यों नहीं है? असम, पीओके जो पाकिस्तान के अधिकृत जो हमारा कश्मीर है, चीन के अधिकार के में जो कश्मीर है के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं है। असम के पाक अधिकृत कश्मीर और सियाचिन जो कि अक्साई चीन जिसको
चीन ने 1962 में जो है हमसे जो कब्जा कर लिया था, उनके हमारे पास आंकड़े नहीं हैं। भारत के कुल क्षेत्र में 54% हिस्से पर ही खेती की जाती है। भारतीय कुल भूमि पर 54 जो है परसेंट इस पार्ट में ही हम खेती करते हैं। भारत की पहली वन नीति 1952 में आई थी, जिसके अंतर्गत 33% भाग पर वन लगाना अनिवार्य है। जब देश आज़ाद हुआ उस समय जो है वनों को उपजाने के लिए एक नीति लाई गई थी, जिसको पहली वन नीति कहा जाता है, जो 1952 में आई थी। और इसके अंतर्गत यह जो लक्ष्य रखा गया था कि संपूर्ण भाग के 33% भाग पर ही वन लगाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आज बात करें तो 33% भाग पर हमारे भारत में वन नहीं है। इसलिए सरकार को चाहिए और साथ साथ समाज को भी चाहिए कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, ताकि हमारा जो पर्यावरण जो बदल रहा है उसको संतुलित किया जा सकता है। व्यक्ति अपने लालच में जो जिस प्रकार से हम पेड़ पौधों काटते हैं, उसको कम करके उनको उगाने में सहायता करें। अगला जो टॉपिक हमारा वो है भूमि नमीनीकरण और उसका संरक्षण का उपाय। हम भूमि का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अंधाधुंध हम भूमि का उपयोग करते हैं, जिससे जो है एक समस्या आ जाती है भूमि में। भूमि का नमीनीकरण हो जाता है, यानी कि नमी सीलन हो जाती है। इसके कारण से वहाँ पर उपजाऊ भूमि वो ख़त्म हो जाती है, बंजर का रूप वो धारण कर लेती है। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हमें भूमि का किस प्रकार से उपाय करें ताकि वो नमीनीकरण से बचाया जा सके। तो मानव के क्रियाकलापों के कारण भूमि नमीनीकरण हो रहा है। मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम जो है भूमि का नमीनीकरण कर रहे हैं, अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। वर्तमान समय में भारत में 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि नमीकृत है, यानी कि ऐसी भूमि 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि है जिसमें जो है नमी आ गई है, जो भूमि उपयोग कृषि योग्य भूमि नहीं रही है। इसमें से 28% वनों में 56% जल द्वारा अपरदित हो गई है, यानी कि ऐसी भूमि जो 28% भूमि जो है वनों में और 56% भूमि जल द्वारा अपरदित हो गई है, यानी कि वनों के अंधाधुंध कटाई के द्वारा 28% भूमि ऐसी हो गई जो हमारे उपयोग के लिए नहीं है। और हम जल का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, जिससे जो 56% भाग वो जो है हमारी भूमि योग्य नहीं रहा। अगला है वनोन्मूलन। वनों का बहुत ज़्यादा कटाई करना, अति पशुचारण, पशुओं को एक ही भूमि पर बहुत ज़्यादा चराने से, खनन, जो भूमि हमारी है उसमें बहुत ज़्यादा खनन करते हैं, यानी कि उसमें जो खनिज निकालते हैं, इस कारण से भी भूमि के नमीनीकरण की मुख्य भूमिका निभाई है। खनन झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है खनिज पाए जाते हैं और इन राज्यों के अंदर बहुत ज़्यादा खनन कार्य होता है। अति पशुचारण गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा जो है वहाँ के व्यक्ति जो है पशुओं को चराते हैं, जिसके कारण से जो है उसके कारण से जो है वहाँ पर भूमि का नमीनीकरण आ जाता है। अति सिंचाई, बहुत ज़्यादा अधिक सिंचाई पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा ज़मीनी पानी जो भूमिगत जल जो है उसके द्वारा खेती करते हैं, जिसका कारण ये हुआ कि जल का जो स्तर है वो नीचे जा ही रहा है, साथ ही साथ भूमि का नमीनीकरण, भूमि में बहुत ज़्यादा सेम भी आ गई है, जो कि वहाँ पर कृषि योग्य भूमि नहीं रही है, जिस कारण से जो है भूमि का बहुत ज़्यादा नमीनीकरण बढ़ रहा है। चूना उद्योग, सीमेंट उद्योग, मृदा बर्तन उद्योग तथा सेल खड़ी पत्थर से भी भूमि का नमीनीकरण हो रहा है। यानी कि जब हम चूना उद्योग, सीमेंट उद्योग या बर्तन उद्योग के द्वारा इनके द्वारा जो उद्योग चलाए जाते हैं, जिसे जो है धूल उड़ती है, और जब धूल उड़ती है तब जो है ये हमारे पर्यावरण में घूमते रहते हैं,
और जब हमारी पहली बरसात होती है तब ये जो है बरसात के द्वारा ये हमारी ज़मीन पे आ जाते हैं और जिससे जो है ज़मीन में जो है पानी धारण करने की क्षमता ख़त्म हो जाती है, यानी कि ज़मीन पे जम जाते हैं और जिससे हमारी ज़मीन में जो है पानी धारण करने की अक्षमता कम हो जाती है या नहीं भी होती है, जिससे जो है नमीनीकरण बढ़ता है। उद्योगों से निकलने वाला जल भी में अपशिष्ट पदार्थ भूमि तथा जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। हमारी उद्योगों से निकलने वाला जल जो कि गंदा जल होता है, इसमें अलग अलग प्रकार के केमिकल होते हैं, जब उसे जल भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है, यानी कि हमारे भूमि प्रदूषण और जल प्रदूषण को बढ़ाने का मुख्य स्रोत हैं। अगला जो है भूमि नमीकरण को रोकने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं हमारे। हम किस प्रकार से भूमि के नमीकरण को रोक सकते हैं। पहला है पेड़ लगाकर, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए ताकि हमारी भूमि का नमीकरण को हम रोक सकें। दूसरा, चरागाहों का सही प्रबंधन, जो व्यक्ति जो पशु चराते हैं उनका सही प्रकार से प्रबंधन किया जाना चाहिए ताकि वो एक ही जगह पर जो है पशुओं को ना चराकर अलग अलग जगहों पर जो है पशु चराते हैं। फिर है रक्षक मेखलाएं बनाना, यानी कि पेड़ पौधों को एक रक्षक मेखलाओं के रूप में बनाना ताकि भूमि के नमीकरण को रोका जा सकता है। और 4 है खनन नियंत्रण। खनन यानी कि हमारे जो ज़मीन से निकालने के लिए जो खनिज हैं उनको जो है सही दिशा में उनको जो है खोद कर उनको निकाला जाए और उसको नियंत्रित किया जाए। और फिर 5वां है औद्योगिक जल का परिष्करण, जो उद्योगों से जो निकलने वाला जो गंदा जल है उसको परिशोधन के द्वारा ही नदियों में गिरा जाए या फिर भूमि पर डाला जाए, जिससे जो है हम भूमि के नमीकरण को रोक सकते हैं। आज की यही अपना वीडियो जो है यही तक है। अगला जो हम पढ़ेंगे उस तब तक जो है हमारी वीडियो को देखते रहिए।